RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ पाठ्य निहित प्रश्न कराए थे चैप्टर 8 गति के। तो आज की वीडियो में भी हम आपके लिए शेष बचे हुए जो पाठ्य निहित प्रश्न हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है, अर्थात उसकी किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। अगर आपने हमारी थ्योरी की वीडियो सही प्रकार से देखी हो, अच्छी प्रकार से समझी हो, तो आप पाएंगे कि हमने जितनी भी आपको थ्योरी कराई है तो आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है अगर उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल तो मैं आपको करके बता ही रहा हूं। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे कि आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां जो है वो दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि ग्राफ के रूप में हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब वस्तु एक समान गति में हो। तो एक समान गति में हमने आपको बताया था कि ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में आपको प्राप्त होगा। ये आपका एक समान गति का है जो कि हमने ग्राफिकल रूप में थ्योरी की वीडियो में भी आपको बताया था। जबकि असमान गति में हमारा ये ग्राफ जिग जैग आ सकता है, किसी भी प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में आपका आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपका इस प्रकार से हो, ये वक्रीय रूप में इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, वक्रीय रूप में भी आपका ये ग्राफ लिखा जा सकता है। अब ये बात अलग है कि हम उस ग्राफ को वेग और समय के सापेक्ष ले रहे हैं, चाल समय एक ही बात है, या फिर दूरी और विस्थापन या फिर समय के साथ हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो निरूपण है कि ग्राफ जिगजैग रूप में आएगा या वक्रीय रूप में आएगा या सीधी रेखा में आएगा, वो लिए गई जो हमारी राशि है, जो चर हैं हमारे एक्स और वाई अक्ष पर लेते हैं, समय, चाल, वेग, विस्थापन, दूरी आदि, इसके साथ जो ग्राफ आएगा ये सब असमान और एक समान गति के लिए हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपका है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के अर्थात एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है, उसके बारे में आप क्या व्याख्या कर सकते हैं या उसकी व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी वस्तु का दूरी और समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर हो तो इसका क्या अर्थ है, इससे आप क्या समझते हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए इसका अर्थ सीधी सी बात है कि जैसे जैसे एक्स अक्ष पर हमारा समय बढ़ रहा है वो वस्तु एक नियत दूरी पर उपस्थित है, उसके लिए दूरी का मान नियत है, यानी उसकी दूरी नहीं बदलती। अब जब दूरी नहीं बदलती तो इसका क्या तात्पर्य है कि वस्तु गति नहीं कर रही है। गति नहीं कर रही है तो वो वस्तु विराम अवस्था में रुकी हुई है, जाहिर सी बात है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर आता है तो इसका अर्थ है कि वस्तु विराम अवस्था में है। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। पिछले क्वेश्चन में भी था, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि समय अक्ष सदैव एक्स अक्ष पर ही बनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि अगर किसी वस्तु का वेग समय यानी वेग वाई अक्ष पर लेते हैं हम और समय को लेते हैं एक्स अक्ष पर, अगर ये एक्स अक्ष के समांतर है तो इसका अर्थ क्या है कि वस्तु का वेग जो प्रारंभ में था u, वही वेग अंतिम समय में यानी कुछ समय पश्चात भी वही वेग है। तो गति के समीकरण से अगर हमारा u और v दोनों इक्वल है तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी से समय चाहे हमारा कुछ भी हो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 0 होगी, यानी त्वरण वस्तु में नहीं होगा, वस्तु का त्वरण शून्य होगा। तो जबकि यहाँ पर वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है, वेग है वस्तु में, वो गति कर रही है जरूर, तो क्योंकि कुछ न कुछ वैल्यू यहाँ पर ली गई है। अगर ये अक्ष को यहाँ पर काटता हो तो उस अवस्था में वेग 0 होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वस्तु एक नियत वेग से गति कर रही है जबकि उसके अंदर त्वरण शून्य है।
वेग समय ग्राफ के नीचे के अक्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है, अर्थात उस नीचे के अक्षेत्र से हमें किस भौतिक राशि का ज्ञान होता है, यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी यही दिया हुआ है कि अगर हम वेग और समय ग्राफ खींच रहे हैं तो इस वेग और समय ग्राफ में हम कुछ भी ले सकते हैं। इस प्रकार से ले दिया कि इसकी कुछ वैल्यू थी, तो इसमें जो ये नीचे का भाग होता है, ये वाला, ये भाग किस राशि को प्रदर्शित करता है। तो जब हमने आपको ग्राफिकल वीडियो समझाई थी, आपके सामने प्रस्तुत की थी, उसमें बताया था कि ये नीचे का भाग दूरी को, वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है उसको प्रदर्शित करता है। तो हम इसका मान दूरी के रूप में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए कि प्राप्त की गई चाल और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी इस बस के द्वारा कितनी अधिकतम चाल, अंतिम चाल प्राप्त की जाती है और इस 2 मिनट के समय में वह कितनी दूरी तय करती है, यह हमें ज्ञात करना है। तो पाठ्यनिहित प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो विराम अवस्था के लिए u हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करेगी। फिर इसके बाद कहा गया है कि यह 2 मिनट में, मिनट किसका मात्रक होता है, किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, समय का, और समय को प्रदर्शित करते हैं t से, यानी t इक्वल टू हमारा हो गया 2 मिनट में 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। अब त्वरण को प्रदर्शित करते हैं ए से, इस त्वरण से चलती है। तो फिर कुछ राशियां हमें ज्ञात करनी है। वो क्या क्या ज्ञात करनी है कि वस्तु के द्वारा प्राप्त की गई चाल, अंतिम चाल, क्योंकि प्रारंभिक चाल तो u हो गया, अंतिम वेग हमें v की वैल्यू ज्ञात करनी है, और दूसरे खंड में ज्ञात करना है वस्तु के द्वारा चली गई दूरी यानी s के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। अब इन वैल्यू को हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए ये हमारा मिनट में है, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है। तो पहले हम इस मिनट को ही सेकंड में बदल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए इस मिनट के स्थान पर हमने 60 सेकंड रख दिया। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास v, a, t, u 4 राशियां हैं जिनमें हमारा गति का प्रथम समीकरण है। तो अब करेंगे गति के प्रथम समीकरण से। अब वो समीकरण क्या है उसको लिखते हैं पहले। v = u + a t हमारा प्रथम समीकरण होता है। अब जो वैल्यू दी गई है और जो अज्ञात हैं उनको लिखते चलेंगे। जैसे v हमारा अज्ञात है तो v के स्थान पर v रखा, u के स्थान पर हमें ज्ञात है 0 है तो वो 0 रखी, प्लस के स्थान पर प्लस, a के स्थान पर 0.1, a के स्थान पर 0.1 और t के स्थान पर हमने रख दिया 2 मिनट के स्थान पर 2 × 60, तो 2 × 60। अब जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 मीटर प्रति सेकंड का वेग वो वस्तु, वो बस आपकी प्राप्त कर लेती है 2 मिनट के पश्चात। तो ये तो हमारा हो गया पहला खंड, गति के प्रथम समीकरण से हमने निकाल दिया। इसी प्रकार से अब अगर हमें s की वैल्यू निकालनी है तो s हमारे दूसरे समीकरण में भी है, तीसरे समीकरण में भी है। t यहाँ पर दिया हुआ है, t हमारा दूसरे समीकरण में है, तीसरे में नहीं है। तो अब यहाँ पर कोई सा भी समीकरण आप लोग ले सकते हैं। वैसे मैं गति के दूसरे समीकरण से इसको निकाल रहा हूं। तो गति के दूसरे समीकरण से, अब वो गति का दूसरा समीकरण क्या है बोलिए, आप बता सकते हैं कि s = कितना होता है, ut + ½ at²। तो s की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, u की वैल्यू हमारी 0 है, t की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो उसका मान तो 0 हो ही गया। अब प्लस 1/2, a की वैल्यू हमारी 0.1, तो 0.1 गुना t² यानी 2 × 60 का वर्ग, 2 × 60 का वर्ग हम कर सकते हैं। अब यहाँ ये तो हमारा 0 हो गया, 1/2 गुना 0.1, वर्ग का मतलब है 2 बार गुना, तो 2 × 60 गुना 2 × 60, तो इस 2 × 60 को हमने 2 बार लिख दिया। इस 2 से तो ये 2 गया,
इस 0 से हमने ये पॉइंट कैंसिल कर दिया। अब जो बाकी बच गया उसको लिख लीजिए, मल्टीप्लाई अगली लाइन में कर लेंगे। ये हमारा बच गया 6 गुना 2 गुना 60, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 720। अब ये 720 क्या है? 720 रुपए है, 720 डॉलर है, क्या है? जब तक मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक हम इसको पूर्ण क्वेश्चन नहीं कह सकते। ये हमारी है दूरी, और दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर या मीटर। यहां पर हमारा ये मीटर में है और कोई राशि में मात्रक नहीं है, सेकंड है, ये हमारा सेकंड में, और चूंकि ये केवल मीटर में है इसलिए 720 मीटर आ जाएगा, न कि सेंटीमीटर। बाकी क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है, बुक वाला आपको कभी क्वेश्चन में स्पेशल दे सकता है कि इसको मीटर में, इसको किलोमीटर में या इसको सेंटीमीटर में ही याद कीजिए, तो आप वहां पर इसका इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब आपको ये देखना है कि ये वैल्यू u की है या v की। तो जैसे ही क्वेश्चन हमने शुरू किया तो इसमें कहा कि इस चाल से चल रही है, बाद में पता नहीं चाल बढ़ेगी या घटेगी, वो बाद की बात है, हम क्वेश्चन के अनुसार लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल ले दिया कि इस चाल से चल रही है, इस वेग से गति कर रही है। तो जो आपको प्रारंभ में दे दिया गया तो वो प्रारंभिक वेग u है। इसको हमने 90 को 5/18 से गुणा कर दी तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया। अब इसके बाद फिर कहा है कि गाड़ी में ब्रेक लगाए गए, ब्रेक लगाने पर सदैव मंदन उत्पन्न होगा, तो ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं, जो दिया हुआ अभी है आपका माइनस, पहले ही क्वेश्चन में दे दिया। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो भी हम माइनस लिख लेते, क्योंकि गाड़ी धीमी हो रही है, मंदन हो रहा है, और मंदन को सदैव हम ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा आपका -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पर ये दो वैल्यू दी हुई हैं बस, और उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा है कि वस्तु विराम अवस्था से, यानी गाड़ी जो है आपकी रेलगाड़ी, वो विराम अवस्था में आने से पहले, यानी विराम में आएगी, अंत में रुक जाएगी। तो अंत में रुकने का मतलब है कि v = 0, वो कितनी दूरी चलेगी s = ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए u a v s t नहीं है, t नहीं है, तो इसका मतलब पहला और दूसरा समीकरण तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा जब हमारे पास t ही नहीं है। और जब पहला और दूसरा नहीं लगेगा तो कौन सा बचा? तीसरा। तो तीसरा समीकरण हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से। और गति का तीसरा समीकरण क्या है? आप लोगों को ये समीकरण अवश्य याद होने चाहिए कि पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण कौन सा है। तो v² = u² + 2as आपका गति का तीसरा समीकरण है। यहाँ पे वैल्यू रखिए, v तो हमें 0 दिया हुआ है तो 0 का वर्ग इक्वल टू u हमें दिया हुआ है 25, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग। उसके बाद यहाँ प्लस की जगह, चलो प्लस ही रखते हैं फिलहाल, अगले लाइन में बदल जाएगा 2, a की जगह रख देंगे -0.5, माइनस का 0.5। यहां भी एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मंदन के समय हमने गति के समीकरणों को आपको बदल कर बताया था कि मंदन में हम यहाँ माइनस लगा देंगे। तो वो माइनस या तो आप यहां लगाइए या फिर यहां लगाइए, एक जगह लगेगा, दोनों जगह नहीं, फिर गलती हो जाएगा अगर आप दो बार उसका प्रयोग कर देंगे। तो चूंकि हमने शुरुआत में लगा लिया जो कि मंदन को प्रदर्शित कर रहा है, तो अब हम उस माइनस का प्रयोग यहाँ इस सूत्र में नहीं करेंगे, यहाँ हम प्लस का ही सूत्र रखेंगे। अब ये माइनस का 0.5 और उसके बाद s की वैल्यू क्या है आपको ज्ञात करनी है, तो इंटू s हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पर ये हो जाएगा 0 = 625, जो 25 का स्क्वायर होगा वो 625 हो जाएगा, और माइनस 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा s, और यानी हम सीधे रूप में कह सकते हैं s = 625 मीटर के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने आपके सामने जो पाठ्य निहित प्रश्न प्रस्तुत किए, उम्मीद करते हैं कि वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इससे आगे के शेष बचे हुए जो पाठ्य निहित प्रश्न हैं हम आपके सामने अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो आसानी से और अपलोड करते ही आपको प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।